प्यारे व्यूअर, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ खास तथ्यों को ओपन करेंगे जिनको आप इतनी आसानी से नहीं प्राप्त कर सकते थे, लेकिन इसको मैं इतनी आसानी से दूंगा कि अब तक किसी किताब में अगर इसका कहीं वर्णन हो तो आप दिखा सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, जितनी सारी किताबों को आपने पढ़ा हो, और या यूट्यूब पे इन सवालों का आंसर अगर दिया गया हो या ऐसे सवाल उत्पन्न किए गए हों। देखिएगा, जिन प्रश्नों को मैं करने की कोशिश करूंगा या अब तक मैं जो बोल ले गया सोच समझ करके बोलना, और ये चैलेंज नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको कौन सी चीज दे रहा हूं, आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण ये चीजें हैं। आप मेरे हर क्लास को महत्वपूर्ण समझने की कोशिश करें, और सचमुच यदि आप पढ़े लिखे होंगे तो आप एक आध दो वीडियो से ही समझ जाएंगे कि मेरे क्लास कैसे हैं। और चेहरे से, कपड़े से, रूप रंग से, जात से किसी के ज्ञान का पता नहीं लगाया जा सकता। वो बता क्या रहा है, बताने की गहराई कितनी है, उसका डेप्थ क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, उसकी ब्रॉडनेस क्या है, ये जब जान जाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। और यदि आप पढ़ने में वो उतनी रुचि नहीं लेते हैं, इतनी गहराई की जरूरत नहीं, तो फिर क्या फायदा। आप उतनी सारी किताबों का स्टडी करें और करने के बाद से फिर से देखें कि इन चीज़ों को पाने के बाद से आपको कैसा फील होगा। मैंने सवाल लिख रखा है और इन सवालों का मैं आज जवाब दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बेहद ही लाइक करेंगे। और यदि मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और जो बेल आइकन है, बेल आइकन को दबाएं, और बेल आइकन को दबा करके उसमें जो ऑल शब्द है उसको क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे हर वीडियो को समय से प्राप्त कर सकें। जब भी मैं नया लेक्चर दूं तो नया लेक्चर आप पा सकें। चलिए आज हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नए नए फैक्ट के बारे में। इन नए नए सवालों को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। यस, यू मे कम। यस, यू मे कम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी, थैंक यू। टेक अ सीट। क्या तो पहला हमारा क्वेश्चन है, क्रिया से आदत के भाव कब कब प्रकट हुआ करते। पहला क्वेश्चन, क्रिया से आदत के भाव कब कब प्रकट हुआ करते। तो याद रखिएगा, जब भी सब्जेक्ट के बाद से कोई क्रिया आया करेगी तो यह क्रिया अपने कर्ता की आदत बताएगी। और यह रूप कब कब ये यूज होता है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में, बाकी और कहीं नहीं। तो क्रिया से आदत का भाव प्रकट कराना है तो क्रिया को सब्जेक्ट के बाद लिखा जाए। पहले प्रश्न का आंसर आपको मिल गया होगा। क्रिया से आदत के भाव कब कब प्रकट होते, तो बताया गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया सब्जेक्ट के बाद आया करती है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्रिया से आदत का भाव प्रकट हुआ करता है, वो क्रिया अपने कर्ता की आदत बता रही होती है। आंसर सही हुआ। आगे बढ़ते हैं, आप क्या सही कहेंगे, यही आंसर सही है। आगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिया को सिंगुलर बनाने, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिया को सिंगुलर बनाने की जरूरत क्यों पड़ती। अगला क्वेश्चन, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिया को सिंगुलर बनाने की जरूरत क्यों पड़ती। गौर से, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिया को सिंगुलर बनाने की जरूरत क्यों पड़ती। चलिए ध्यान दीजिएगा, ट्रांसलेशन जब मैं पढ़ा रहा था इंडेफिनिट का फर्स्ट वीडियो जो हमने दिया है, फर्स्ट वीडियो में ही मैंने दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में इसका लेक्चर दिया हूं, लेकिन फिलहाल में फिर से बता देते हैं। सब्जेक्ट, हमारे ट्रांसलेशन का जो रूल है ये है SVO। सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेंगे तो ये प्लूरल वर्ब इनको चाहिए, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे तो इनको सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो मैं बॉक्स बना करके आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर वर्ब और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नंबर वर्ब। तो यहाँ देख लीजिए,
सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो इनके साथ क्रिया भी क्या होगी, वो भी सिंगुलर। तो वर्ब भी सिंगुलर, यानी सिंगुलर, यानी यहां हम कर देते हैं सब्जेक्ट का कॉलम, सब्जेक्ट यहां पे कर देते हैं वर्ब। तो यदि सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर तो क्रिया भी सिंगुलर। तो इसी को कहा गया था एस एस, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो क्रिया भी सिंगुलर। अगला, अगर हमारे सब्जेक्ट प्लूरल तो क्रिया भी प्लूरल। ये ख्याल रखना होगा। आप ध्यान देना है, जितनी सारी क्रियाएं जिनको आप फर्स्ट फॉर्म में कहा करते हैं धुनी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। नहीं समझ में तो आप पूछ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जितनी भी क्रियाएं फर्स्ट फॉर्म में पाई जाती हैं वो सारी क्रियाएं प्लूरल फॉर्म में हैं, सारी क्रियाएं प्लूरल फॉर्म में। उनका सिंगुलर बनाने के लिए उन क्रियाओं में यस या यस जोड़ा जाता है, यस या यस। अब इसको जानना है तो मेरा फर्स्ट पार्ट जो है प्रेजेंट टेंस का, उसको देख लीजिएगा, कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेवर तथा नॉट एडवर्ब है, तो नेवर के साथ हेल्पिंग वर्ब की सहायता क्यों, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत क्यों पड़ती? फिर से, नेवर तथा नॉट, नेवर और नॉट ये दोनों के दोनों एडवर्ब हैं, ये निगेटिव वर्ड है दोनों के दोनों। तो इनके साथ सहायक क्रिया डू या डज लगाते हैं, और इनके साथ डू या डज में से किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता। क्यों? इनके साथ क्रिया या तो सिंगुलर फॉर्म में होती या प्लूरल फॉर्म में होती। ऐसा क्यों? जब दोनों शब्द नेगेटिव हैं, नकारात्मकता को शो करते हैं, तो फिर नेवर के साथ क्यों नहीं क्रिया में नेवर के साथ क्यों नहीं डू या डज लगाया जाता और नॉट के साथ लगाया जाता है? तो याद रखिएगा, यह एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसकी भी चर्चा मैं किया हूं वीडियो नंबर 2 में, यानी पार्ट नंबर 2 में, प्रेजेंट टेंस का पार्ट नंबर 2 जो वीडियो होगा उसमें आपको मिलेगा कि इसकी चर्चा कि नेवर के साथ हम क्यों नहीं डू या डज लगाते हैं और नॉट के साथ क्यों हम डू या डज लगाते हैं। अब यहाँ पे हम आगे और बात करते हैं। चलिए इसको उस लेक्चर से आप कंफर्म कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यानी वीडियो नंबर 2 देख लीजिएगा। आगे हाँ, नॉट के बाद से क्रिया किन किन रूपों में आती, इसका भी रीजन मैं वहां दिया हूं। तो यहां जान लें कि नॉट के बाद से क्रिया किसी कीमत पे यस या यस फॉर्म में नहीं आ सकती। क्रिया का जो फॉर्म होगा या तो वह इन्फिनेटिव फॉर्म होगा, इन्फिनेटिव फॉर्म होगा, या बेयर इन्फिनेटिव, या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। कहेंगे इसमें नहीं आ रहा है, पास्ट पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव फॉर्म होगा, नहीं तो बियर इन्फिनेटिव फॉर्म होगा, नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, नहीं तो पास्ट पार्टिसिपल होगा। चलिए इसको भी बता देते हैं। इन्फिनेटिव किसको कहते हैं? वर्ब के पहले टू लगाना। जैसे मैं जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो, आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं का बन गया जाना, जाना के बन गया टू गो। तो इस क्रिया के पहले टू लगा हुआ, हिंदी में नाम ही नहीं आ रहा है, उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। कभी कभी क्या हुआ करता है कि कुछ कारणों से, यानी कुछ ऐसी क्रियाएं आया करती हैं जिनके वजह से इन्फिनेटिव का चिन्ह टू छिप जाया करता है, तो इसको कहते हैं वेयर इन्फिनेटिव। तो भी उस अवस्था में भी नॉट स्वीकार कर लिया करता है कि चलो मेरे साथ या तो इन्फिनेटिव फॉर्म लगाओ तब भी चलेगा, नहीं तो वेयर इन्फिनेटिव, नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, नहीं तो पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन ये किसी कीमत पे स्वीकार के लायक नहीं है कि मेरे साथ क्रिया को सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में रखो, क्योंकि इसका कोई असर ही नहीं पड़ेगा, इसका और सब्जेक्ट से कोई असर ही नहीं पड़ेगा।
इन दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट, हाँ, तो ये बता रहा था बेयर इंफिनिटिव फॉर्म, यानी जब विदाउट टू लिखा जाता है वर्ब को तो उसको कहते हैं बेयर इंफिनिटिव फॉर्म, और जब विथ टू लिखा जाता है तो उसको कहते हैं इंफिनिटिव फॉर्म। आगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब हो गया कि क्रिया में आईएनजी जोड़ना, इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। क्रिया के थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, क्रिया के थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव होते हैं और इन सबको नॉन फाइनाइट के तहत जाना जाता है। ये सब नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट। जो मैं राज ओपन कर रहा हूं, इस राज को ओपन कराने के लिए YouTube पे सारा लेक्चर देख लीजिएगा, अब तक जितने भी लेक्चर दिए गए हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में नहीं उम्मीद कर सकता, लेकिन अब तक जितने सारे लेक्चर दिए गए हैं उन सारे लेक्चरों को देख करके मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि किसी कीमत पे इस चीज़ को नहीं पाएंगे। आप देख लीजिएगा। आप तो इसे, अगर आप में से कोई सक्रिय मानसिकता वाला हो तो ये सोचे कि ये तो दाढ़ी वाला बंदा है, ये दुबला पतला इंसान है, ये क्या पढ़ाएगा। लेकिन आप शक्ल से, शरीर से, रंग से, जात से किसी की ज्ञान की तुलना नहीं कर सकते। ज्ञान किसी की बकौती नहीं है। मैं भी नाज नहीं कर सकता। अभी स्टडी करूंगा तो स्टडी करते करते हो सकता हूँ कि और मैं आगे बढ़ जाऊं, मुझे इतने पे कोई नाज नहीं है। इसीलिए तो मुझे इसमें आना पड़ा कि तमाम सारा वीडियोस देखा, वीडियो को देखने के बाद मुझे पता लगा कि अभी उन चीज़ों को नहीं दिया जा रहा है जो सतही चीज़ें हैं। ये सतही चीज़ें हैं। ये कंसेप्ट जब जान जाएंगे तो आगे आपको देखिए कितना फायदा करेगा। आप कभी देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जब जाएंगे तो नहीं से पाएंगे आप। शी इज गोइंग, शी इज नॉट गोइंग, शी इज नॉट गोइंग। देखिए यहाँ पे नॉट के बाद से क्रिया में आएंगे, क्रिया में आएंगे दिख रहा है। आई हैव नॉट कंप्लीटेड, आई हैव नॉट कंप्लीटेड। देखिएगा नॉट के पास से क्रिया थर्ड फॉर्म में आ रही है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, और यह इन्फिनिटिव फॉर्म है, बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म विदाउट टू वाला। तो नॉट के बाद से क्रिया या तो इन्फिनिटिव फॉर्म में होगी, नहीं तो बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में होगी, नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में होगी, नहीं तो पास्ट। तो अब मैं बता रहा था कि ये सब के सब कहलाते हैं नॉन फाइनाइट, और टेंस के निर्माण में नॉन फाइनाइट और प्राइमरी ऑक्सिलरी जब मिलते हैं तब जाकर करके फाइनाइट वर्ब का निर्माण होता है। बहुत बड़ा राज ओपन किया हूं, ठीक ना। किसी को लगे नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर पहली बार इस तरह से यूट्यूब पे दिख रहा है तो सच बात है, स्वीकार के लायक है। अगर पहले कहीं दिया गया होता तो कोई बात ही नहीं। क्या बड़े उम्र के लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती? जरूरत पड़ती। तो छोटे बच्चे ही अगर इन जानकारियों को ले लेते हैं तो आगे बढ़कर करके वो कितना बड़ा काम करेंगे। तो इस राज को आगे मैं फिर से ओपन करूंगा। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं सिद्ध करके बताऊंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। और आगे बढ़ते हैं। हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या आ गया, नॉट के बाद से क्रिया किन किन रूपों में आती है, ये भी क्वेश्चन आ गया। नॉट के बाद से क्रिया किन किन रूपों में, नॉट के बाद क्रिया किन किन रूपों में। तो क्रिया किन किन रूपों में आती है, 4 रूप यहां पे दिखाए गए थे। अगला अभी मैं नॉट का अगला यूज में दिखाऊंगा, नॉट को किन किन जगहों पे यूज करते हैं, किस किस तरह से यूज करते हैं। आप एक ही तरह से यूज करते हुए आए हैं, ग्रामर की किताबों में, ट्रांसलेशन की किताबों में एक ही तरह से यूज देखा गया है। इससे भी ज्यादा अगर जानना होगा तो मेरा नॉट वाला लेक्चर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेवर किन किन प्रश्नवाचक शब्दों के साथ असर्टिव का रूल लगा करता है। असर्टिव तो पहले जान लें, असर्टिव क्या चीज है। असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव तथा अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस
असर्टिव के नाम से जाने जाते हैं। अफर्मेटिव को भी अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों को मिला करके असर्टिव कहते हैं। तो प्रश्न को पहले समझा जाए, किन किन प्रश्नवाचक शब्दों के साथ असर्टिव कर्म लगता है, अर्थात कुछ ऐसे प्रश्नवाचक शब्द हैं जिन प्रश्नवाचक शब्दों के साथ या तो अफर्मेटिव का नहीं तो निगेटिव का या दोनों रूल लग जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति को चलिए देखते हैं। तो आइए हम बताते हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द कर्ता के जगह पे यूज किए जाएं, जो प्रश्नवाचक शब्द कर्ता की जगह यूज किए जाएं, प्रयोग किए जाएं, उन प्रश्नवाचक शब्दों के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में भी असर्टिव का रूल लगाया जाता है। और सिर्फ उसमें नहीं, हर जगह लगाया जाता है। यहाँ पे लाक्षणिक है, वहां पे लाक्षणिक नहीं हो पाता, लेकिन उसको भी अब देखेंगे तो दिख जाएगा और देखे भी होंगे। आगे जिसे दिखा देता हूं, वहां कौन जाता है, वहां कौन जाता है, कौन के लिए बनेगा हु, गोज देयर। क्यों यहाँ पे ऐसा रूल लग गया, जबकि नियम ये है कि जब भी कोई प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो आप सहायक क्रिया डू या डज लगाएंगे, फिर उसके बाद से सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद से वर्ब, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड भी लगा लेंगे। जब इस तरह से नियम है तो फिर आपने इस तरह से नियम क्यों लगा दिया कि ये प्रश्नवाचक शब्द प्लस वर्ब में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा कैसे हो गया, ये कौन सा नियम है? हाँ, तो ये भी नियम है कि जब कोई प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट की जगह आए, ये प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट के साथ आ रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ आ रहे हैं, और ये प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह आ रहे हैं, दैट्स व्हाई वी विल हैव टू यूज द रूल ऑफ असर्टिव। इसी वजह से हम इसमें रूल ऑफ असर्टिव का यूज करेंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो देखिए यहाँ पे हु गोज देयर, ये प्रश्नवाचक शब्द है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये कौन सा सब्जेक्ट बना? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। ये कहेंगे प्रश्नवाचक शब्द है या सब्जेक्ट है? कहेंगे यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बना करते हैं, तो जब ये प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट बना ही सकता है, तो इसलिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हु गोज देयर, हु गोज देयर, इसमें हु शब्द प्रश्नवाचक शब्द है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? कौन कौन वहां नहीं जाते हैं, तो तब बनेगा हु डज नॉट, कौन नहीं वहां जाता है, हु डज नॉट गो देयर, हु डज नॉट गो देयर। अब यहाँ पे नेगेटिव का रूल लग गया, अब यहाँ पे अफर्मेटिव का रूल लगा, तो इसको अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों को कहते हैं असर्टिव। तो यही कहा गया क्वेश्चन में कि किन किन परिस्थितियों में प्रश्नवाचक शब्दों के साथ असर्टिव का रूल लगाया जाता है। तो हम आंसर देने की कोशिश की, अभी आंसर भी दिए कि जब प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस में सब्जेक्ट बन करके आएंगे तो उनके साथ असर्टिव का रूल लगेगा। चलें, नवीनताओं से भरपूर अगर किसी किताब को पढ़नी है तो किताब का नाम नोट करें, ब्रॉड एंड डीप स्टडी, ब्रॉड एंड डीप स्टडी ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन विद ग्रामर भाई ये अंसारी। इस किताब को जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट है हमने यही देखा है कि इसकी गहराई में डूबने की मैंने कोशिश की है। गहराई में डूब करके छोटे बच्चों को या हमारे देहात के बच्चे हों चाहे शहर के बच्चे हों, उन बच्चों को मैंने इन चीज़ों से रूबरू कराने की कोशिश मैंने किया है। मेरी जिंदगी आपके नाम। आगे चलते हैं। हाँ, तो प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट के रूप में उन परिस्थितियों में क्वेश्चन वर्ड के साथ अफर्मेटिव का रूल लगेगा। अगर ये प्लूरल हो जाए तो इसका भी रूल अभी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने दिया। आगे बढ़ते हैं।
किन किन परिस्थितियों में। अगला क्वेश्चन है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया नहीं तो बाद में सहायक क्रिया कहाँ से? बहुत बड़ा प्रश्न आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में देखें, जैसे वह जाता है, ही गोज, वह जाता है। मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। ये दोनों सेंटेंस असर्टिव हैं, सॉरी अफर्मेटिव हैं। तो अफर्मेटिव में कोई सहायक क्रिया नहीं, फिर नेगेटिव में कहां से? इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में भी है, बाकी कहीं नहीं इस तरह से। जो अफर्मेटिव में रूल है वही नेगेटिव में चलता है, वही इंट्रोगेटिव में चलता है, उसमें अलग से किसी सहायक क्रिया का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में दूसरा नियम लगा करता, और नेगेटिव में और उसके और आगे दूसरा नियम लगा करता। ऐसा कैसे, क्या कारण है? चलिए उसको जानते हैं। है ना क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं, तो इसमें जानने की कोशिश करें आप। क्वेश्चन एक बार और, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया नहीं तो बाद में कहां से? बाद में। और चलिए आगे और क्वेश्चन बढ़ा देते हैं। अगर बाद में आ भी गई सहायक क्रियाएं आ गई, पहले तो ये कही है डू, यही है, ये प्लूरल के साथ और सिंगुलर के साथ साथ जब इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा डज, इसमें यस जोड़ लेंगे तो हो जाएगा डज। तो एक ही सहायक क्रिया है, ये प्लूरल के साथ और ये सिंगुलर के साथ। तो कहेंगे कि डू या डज, डू या डज सहायक क्रिया के रूप में यूज करते हैं। तो हम अगला सवाल करते हैं, अगर करते हैं तो क्यों डू और डज को ही करते हैं? पहला क्वेश्चन, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया नहीं तो बाद में कहां से? एक तो ये क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, अगर बाद में सहायक क्रिया डू या डज हमने प्राप्त भी कर लिया तो ऐसे कैसे? हम इसको भी लगा सकते थे, वाज या वर को लगा सकते थे, हैज या हैव को लगा सकते थे, अन्य किसी दूसरे शब्दों को हम लगा सकते थे। हम डू या डज को क्यों लगा लेते? हमने अब तक माना है, फील नहीं किया है। आइए हम अपनी फीलिंग आपको शेयर करते हैं और देखा जाए ये कंसेप्ट बिल्कुल इससे मैच करता है कि नहीं मैच करता है। अगर मैच कर जाए तो सही समझिए, नहीं मैच करेगा तो बिल्कुल 100% गलत समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, डू और डज, डू और डज। ध्यान दीजिएगा, आई प्ले, मैं खेलता हूं। व्हाट डू आई डू? व्हाट डू आई डू? What does he do? What does he do? वह क्या करता है? देखिएगा, सब में इस क्रिया को छिपाने के लिए डू भी शब्द आएगा, हिंदी में बोलते हैं अभी समझ में आएगा। वह क्या करता है? पढ़ता है। वह कहाँ रहता है? नहीं, वह क्या करता है? तुम क्या कर रहे हो? तो लड़का कहता है पढ़ रहा हूँ। क्या कर रहे हो? जा रहा हूँ। क्या कर रहे हो? खा रहा हूँ। तो ये तो कॉन्टिन्यूअस में बोल रहा हूँ, लेकिन इंडिपेंडेंट बोल के देखिए, क्या करते हो? पढ़ता हूँ। क्या करते हो? काम करते हैं। क्या करते हो? जो भी कर रहा होता है वो कहता है। तो इस हंस करके इसमें करने का भाव पाया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की क्रियाओं में करने का भाव पाया जाता है। इसकी वजह से वर्ब की अगर कोई सहायक क्रिया बनी तो डू या डज, डू या डज। अभी नहीं कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसमें भी करने का भाव पाया जाता, इसमें भी करने का भाव पाया जाता। कहेंगे जब दोनों में करने का भाव पाया जाता फिर लगाने की क्यों जरूरत पड़ गई? जब दोनों में करने का भाव पाया जाता फिर लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई? कहेंगे लगाने की जरूरत कब पड़ती है, ये भी तो समझें। जब क्रिया में से करने का भाव निकल जाया करता है, समाप्त हो जाया करता है, तो फिर डू या डज की जरूरत पड़ती है। फिर डू या डज की जरूरत पड़ती है। कहेंगे कैसे निकल जाया करता है? कौन सा आपके पास मीटर है? कौन सा पैमाना है? कौन सा यंत्र है कि आप माप लिया करते हैं? तो अभी मैं आपको बताते हैं। बताया कि जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाए, निगेटिव हो जाया करता है, तो नॉट के बाद से क्रिया या तो इन्फिनेटिव फॉर्म में आती है या वेयर इन्फिनेटिव फॉर्म में आती है। वेयर
इन्फिनिट फॉर्म में किसी कीमत पे सिंगुलर नहीं रह जाती, ठीक है ना। तो जब क्रिया सिंगुलर नहीं रह जाती नॉट के बाद से, तो फिर वो आदत कहाँ बता पाएगी। और जब आदत नहीं बता पाएगी, जब आदत नहीं बता पाएगी तो क्या वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिया रह पाएगी। इसी वजह से इस क्रिया को जरूरत पड़ी कि हाँ, हमें हमारे अंदर जो गुण पाए जा रहे हैं ऐसे ही गुण वाले को मेरी सहायक क्रिया बनाया जाए। तो इसलिए इसके ही गुण वाले को उसकी सहायक क्रिया बनाया गया। जैसे ही गोज, वह जाता है, वह जाता है। कौन सा काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है। वह गाता है, वह खेलता है, वह पढ़ता है। तो कोई काम कर रहा है, इसमें काम करने का भाव है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, ही डज को, इसका अर्थ देखिए क्या निकलेगा, वह जाता ही है, वह जरूर जाता है। तो यहां पे कैसे आ गया भाई सहायक क्रिया, जब क्रिया पे जरूर ये नहीं बता पाया, लेकिन याद आ गया तो बता दे रहा हूं कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया पे जब जोर पड़ा करता है तो सहायक क्रिया का हम यूज किया करते हैं। इसलिए सहायक क्रिया का यूज है। अब यहाँ पे क्या, वह जाता ही है, वह जरूर जाता है, मैं जरूर जाता हूँ, आई डू को, मैं पढ़ता ही हूँ, आई डू रीड, इस तरह से बनेगा। यानी सहायक क्रिया का यूज करेंगे जब जोर डालेंगे क्रिया। मैं अवश्य पढ़ता हूँ, मैं जरूर पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ, जरूर, अवश्य, तो, यही जब आएंगे तो क्रिया पे जोर डालेंगे। क्रिया पे जब जोर पड़ेगा तो उस क्रिया के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो क्रिया में करने का भाव पाया जाता है, इसीलिए करने का इंग्लिश में होता है डू, और डू के साथ, क्रिया के साथ डू का प्रयोग कर दिया जाता। खासतौर से लाक्षणिक कब होता, देखिएगा, वह यहाँ वहां नहीं जाता, ही डज नॉट गो देयर। नॉट जब आया तो नॉट ने कहा कि मेरे पास से कोई क्रिया फर्स्ट फॉर्म में या सिंगुलर फॉर्म में नहीं आ सकती। फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, यानी यस या यस वाले फॉर्म को जरूरत पड़, उसमें गुण पाए जाते हैं आदत बताने के। तो अब इसके अंदर आदत बताने के गुण नहीं रह जाएंगे। फिर सहायक क्रिया को ला दिया गया, तो अब यह मेंटेन रह गया। जैसे हम यहाँ की जमीन सारा बेच के चले जाए कहीं और, तो हमारे यहाँ से वजूद समाप्त हो गया। लेकिन यही जमीन, इसी जमीन पे अगर हम किसी को बसा देते हैं और कह देते हैं तुम रहना यहाँ पे, है ना, और मैं उसको दे दूं और मैं चला जाऊं, फिर जब चला जाऊंगा तो यहाँ पे भी आने का अगर मन करेगा तो मैं आता जाता रहूंगा, तो यह क्रिया किसी कीमत पे इसमें इस सेंटेंस में से जा नहीं सकती। लेकिन नॉट के बाद चली गई तो इस क्रिया ने क्या कहा कि मेरे पहले जो मेरे जैसा लक्षण रखता हो उसको ला लिया जाए, तो इसीलिए डू लाया गया है, इसलिए डू लाया गया। तो इतनी बड़ी कहानी के साथ मैंने बताया, आप एक शब्द में फील कर सकते हैं कि जब डू आ जाया करता है तो अब क्रिया इन्फिनिटिव फॉर्म में हो जाती है, क्रिया इन्फिनिटिव फॉर्म में हो जाया करती है। आगे तो अब यहाँ पे ये इन्फिनिटिव फॉर्म में कहेंगे, तो टू कहाँ कहेंगे, बियर इन्फिनिटिव फॉर्म में। क्या है, कहेंगे यहाँ पे बियर इन्फिनिटिव क्या कर रहा है। बियर इन्फिनिटिव का तो मैंने यूज देखा सुना है कि ये नॉन फाइनाइट होते हैं, तो इस क्रिया को तो कहा गया है, यहाँ से यहाँ तक की क्रिया को हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब है। लेकिन हम कहेंगे उसकी और गहराई में जाइए, जब उसी बियर इन्फिनिट जब उसी नॉन फाइनाइट को प्राइमरी ऑक्सिलरी के साथ यूज कर लेंगे तो नॉन फाइनाइट फाइनाइट हो जाएगा, ठीक ना। आप देख करके एक बार तो और इस पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़े, चलिए कंसेप्ट में क्लियर होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इस पे एक वीडियो बना करके दूंगा आपको। आगे तो क्या आपको समझ में आया कि आया तो डू या डज क्यों आया। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई सहायक क्रिया नहीं तो यहाँ पे सहायक क्रिया क्यों लाया गया। तो पहला सहायक क्रिया नहीं तो सहायक क्रिया क्यों लाया गया। तो नॉट के साथ देखिएगा, सी डज नॉट रीड, वो नहीं पढ़ती है, वो नहीं पढ़ती है। नेगेटिव जब हमारा सेंटेंस बना तो अब हम डू डज हटा देते हैं, और वैसे ही हम इस तरह से कहते हैं सी रीड्स,
तो नॉट के लिए शर्त है, नॉट कहता है कि नॉट एट एनी रेट नो वर्ब कैन बी यूज आफ्टर मी इन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। मेरे बाद सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में कोई क्रिया यूज ही नहीं की जा सकती। अगर यूज की जाएगी तो या तो कंटीन्यूअस फॉर्म में यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में, या परफेक्ट यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, या बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म में, या इन्फिनेटिव फॉर्म में। इन्हीं रूपों में क्रियाएं यूज की जाती है नॉट के बाद से। तो यहाँ पे अगर कर्ता सिंगुलर है तो अब इस क्रिया पे असर ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि नॉट ने अलग शब्द लगा दिया कि मैं शब्द जब नॉट शब्द आऊंगा तो नॉट के बाद से क्रिया इस रूप में नहीं रहेगी। तो इसके जो लक्षण हैं ये खत्म हो जाएंगे अगर सहायक क्रिया न लगाए। तो ये अपने इन लक्षणों को, सिंगुलर और प्लूरल बनने के लक्षणों को अपने सहायक क्रिया में दे दी ये क्रिया, जिसके वजह से सहायक क्रिया डस लगा। प्लूरल के साथ डू लगेगा। दे डू नॉट लाइक मी, वे लोग मुझे नहीं पसंद करते हैं। दे डू नॉट लाइक मी, वे लोग मुझे नहीं पसंद करते हैं। यहाँ पे क्यों इस तरह से हुआ? कहेंगे कि यह जो क्रिया दिख रही है यहाँ पे नॉट के कारण वहां पे क्रिया नॉन फाइनाइट फॉर्म में। अब इसका जो और में बेस फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होता है, आपने बस जाना कि इतना ही फॉर्म होगा। सिंगुलर फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। अगला एक और फॉर्म होगा बेस फॉर्म, वो अलग है, उसको मैं दिखाऊंगा आगे। दे डू नॉट लाइक मी, वे मुझे पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे डू लगा। यहाँ पे पूरी तरह से इस क्रिया का जो भाव है इसमें नजर आ जा रहा है, यहाँ से समझ में आ जाएगी बात। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सहायक क्रिया डू या डज क्यों लगाते हैं? क्यों डू ही डज लगाते हैं? तो इसका मैंने आंसर दिया कि इसमें करने का भाव पाया जाता है इस क्रिया में, जिसके कारण वर्ब डू सहायक क्रिया बनने के लायक है। इसीलिए जो भी ग्रामेरियन रहे होंगे तो ग्रामेरियन इस सहायक क्रिया का चुनाव किए होंगे, दूसरा कोई रीजन नहीं। अगर और कोई रीजन जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दे दीजिएगा कि हाँ यही रीजन है। हमने ऐसी कोई किताब दूसरी नहीं पढ़ी है, मैं अपने कंसेप्ट से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तमाम सारी किताबों का मैंने मुताला किया है, स्टडी किया है, लेकिन हमने ऐसी चीज़ें नहीं पाई हैं। आगे बढ़ते हैं। और अभी तमाम सारी किताबें पढ़ने के, मैं ऐसा नहीं कि मैं दुनिया की सारी किताबों को पढ़ डाला हूँ। मालिक अगर जिंदगी सलामत रखा तो मैं और सारी किताबों को, ग्रामर की किताबों को पढ़ने की मैं कोशिश करूंगा। आगे बढ़ो। तो ये कारण मैंने आपको दिया, डू या डज कहाँ से आए। फिर से अगला मैंने कारण दिया। अगला कारण क्या बताया जा रहा? अगला क्वेश्चन क्या था? जब प्रेजेंट टेंस में सहायक क्रिया नहीं तो कहाँ से, और आई तो क्यों डू और डज ही आए? क्यों सहायक क्रिया कराए तो क्यों डू या डज ही आए? तो डू और डज के भी आने का मैंने कारण बताया, और क्यों डू ही और डज आए ये भी मैं बताया। तो जब अफर्मेटिव में हम बनाते हैं तो अफर्मेटिव में ये क्रिया अपने कर्ता की आदत बता लेती है, लेकिन जब नेगेटिव में जाती है या इंट्रोगेटिव में जाती है तो यह क्रिया अपने कर्ता की आदत नहीं बता पाया करती है। कारण क्या होता है? चलिए इंट्रोगेटिव में लेकर के चलते हैं, अभी कंसेप्ट और क्लियर होगा। जैसे तुम क्यों जाते हो, तुम क्यों जाते हो, तुम क्यों जाते हो। अभी सवाल इसका बनेगा तो इस तरह बनेगा, वाई आंसर बनेगा तो वाई डू यू गो। ये डू आया कहां से? जब अफर्मेटिव में था नहीं तो आया कहां से? तो अगर ये न होता तो ये इस क्रिया को ही तो आना पड़ता, और नहीं तो ये प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट के बाद आते। और जब सब्जेक्ट के बाद आते तो क्या ये अर्थ प्रकट करा पाते? किसी कीमत पे नहीं। तो प्रश्नवाचक शब्दों को भी क्या जरूरत पड़ती है? सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती है। तो नेगेटिव से इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइम में पहुंचे या सेकेंड टाइम में पहुंचे, वहां पे प्रश्नवाचक शब्दों के साथ और नेगेटिव के जो शब्द नॉट हुआ करता उसके साथ सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती, जिसके कारण क्रिया को जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्रिया है, क्रियाएं होती हैं या पास्ट इंडेफिनिट की, उन क्रियाओं को सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती। इसलिए वो सहायक क्रिया लगाया करते, नहीं तीनों को जाना पड़ता, तभी इनको सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती। तो सहायक क्रिया में हम डू या डज लगाते हैं, डू या डज लगाते हैं इसमें। अगला तो यहाँ पे कुछ बात समझ, अगर फर्स्ट ऑफ इंडिकेटिव, क्या तुम वहां जाते हो?
तो बनेगा डू यू गो देयर, क्या तुम वहां जाते हो? अगर ये सहायक क्रिया ना होती तो इस क्रिया का क्या होता, यू गो देयर, तो इसका अर्थ निकलेगा तुम जाते हो, तुम जाते हो। लेकिन हमें अर्थ निकालना है, क्या तुम वहां जाते हो, तो अर्थ किससे निकलेगा? तो ऐसे लिखें, गो यू देयर, ऐसे कह देंगे तब तो इसका अर्थ निकल जाए तुम वहां जाओ। ठीक, तभी ये गलत है, किस कीमत में सही नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या किया गया, विद्वानों ने सहायक क्रिया डू या डज का चुनाव कर करके हमें दिया, जिससे कि इस सहायक क्रिया के अंदर ये भाव पाए जाते रहे करने के। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इतना ही के साथ मैं अपना लेक्चर बंद करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितनी सारी बातें बताई गई ये बातें पसंद आई होंगी, और मेरी आवाज़ अगर ज़्यादा ऊंची मालूम पड़ रही हो तो वॉल्यूम कम कर करके सुनिएगा, और अगर कोई दिक्कतें आ रही होंगी तो ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि इसको सुधारूँ। लेकिन जो मैंने नॉलेज दिया, नॉलेज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मेरी आवाज़ की कर्कशता, मेरी आवाज़ की स्वीटनेस, इससे आपका भविष्य नहीं बन सकता। मैं अगर खूब माधुर्य रूप में बोला करूं तो फिर क्या आपका भविष्य बन जाएगा? लेकिन जिन तर्कों को मैंने दिया, इन तर्कों से आपका भविष्य बदल जाएगा। चलिए इतना ही के साथ फिर से हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।